एंड बेसिस। ध्यान से समझिए आप, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो, हमने ये बोला था कि अगर कोई सा भी एसिड मान लिया जाए वो स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है, और या कोई सा बेस क्या हो, स्ट्रांग बेस हो, तो उसका डिसोसिएशन एज्यूम कर लिया जाता है कि वो 100% डिसोसिएट हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो क्या कि इफ अ गिवन एसिड्स आर strong acid, then it dissociates fully in solution। वो आपका पूरी तरीके से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो, जैसे मान लिया जाए HCl, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हमने आपको बताए थे, क्लोरस एसिड ले लो, वो भी आपका क्या होता है, स्ट्रांग एसिड माने जाते हैं। अगर इनको आप सॉल्यूशन में लेके जाते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस बना लेगा। H3O प्लस का मतलब क्या है, H प्लस। और यहां पर ये जितना भी होगा, जितना कंटेंट दिया होगा, जैसे मान लो कि एट T इक्वल टू 0 पर आपने इसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये डिसोसिएट होकर के एट T इक्वल टू समथिंग पर ये क्या बना लेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और ये भी क्या होगा आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हो कि अगर इसको हम कंसंट्रेशन पर लेके चले पर लीटर पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1N। क्योंकि आपको नॉर्मलिटी का कंसेप्ट हमने सिखाया था। नॉर्मलिटी क्या होता है किसी सॉल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन की बात कर लूं, कंसंट्रेशन की बात, तो इसको आप क्या किए होंगे, वॉल्यूम से डिवीजन करोगे। अगर इसको वॉल्यूम से आप डिवीजन कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1N हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट और V आपका क्या हो जाए, V 1 लीटर आ जाए, तो आपका ये 1N हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप लेते हो, अगर इसको मैं मान लूं कि ये आपका 1 लीटर में है, 1 लीटर में, 1 लीटर में, तो इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसकी भी नॉर्मलिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। और वही उसका क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम इनकी बात कर लें कि ये क्या होंगे, अगर ये भी आपके क्या है, अगर ये स्ट्रांग बेस है, मान लीजिए वो आपका स्ट्रांग बेस है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा मान लिया कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपका NaOH, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर वाटर में आप इसको डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस, यानी जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आयन भी यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो यहां चीज आपको समझ में आ गया कि अगर कोई चीज स्ट्रांग है तो वो जितने लिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर सपोज करो कि आपने इसका क्या लिया है, मान लिया जाए कि एट T इक्वल टू 0 पर आपने इसका 1N लिया हो, तो एट T पर क्या हो जाएगा, एट T पर ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से फिनिश। यहां भी आप कह सकते हो एट T पर ये क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से फिनिश, क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 1N हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1N हो जाएगा। कहने का मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतना ही वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर।
तो यहां पर करते क्या है कि जब किसी एसिड का या किसी बेस का हम लोग सोल्यूशन लेते हैं तो हम उसकी पावर को मेजर करते हैं, पावर को मेजर करना चाहते हैं, तो उसकी पावर को हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ पीएच। किसी भी मीडियम का पीएच डिसाइड करेगा कि क्या कंडीशन बनेगी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहां पर हम पीएच पर जाएं उससे पहले हमें अपने वाटर के पीएच की बात करनी पड़ेगी कि वाटर की क्या कंडीशन होती है, वाटर को आप क्या लेके चलते हो। तो आप समझिए, वाटर हमारा जो होता है ये आपका इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करता है किसका? H+ का और OH- का। तो हम सबसे पहले जब आयनाइजेशन की बात करेंगे एसिड या बेस की, तो हम सबसे पहले आयनाइजेशन समझेंगे किसका? अपने पानी का। वाटर का आयनाइजेशन कैसे होता है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद तब पहुंचेंगे किस पर? इनके पीएच पर, कि इनका पीएच क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और इस पर पीएच के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, तो आप इसका ये इक्वेशन लिख सकते हो, H2O इक्विलिब्रियम पर H+ और OH-। अब अगर इस पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें तो इस पर आप कह सकते हो क्या कि अप्लाई द, आपकी बुक में H3O+ लिखा होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर इस पर आप लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखिए क्या पाएंगे आप इस पर, ये आपका हो गया K, इसको मैंने लिख दिया KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट, विल बी इक्वल टू व्हाट? आपका हो जाएगा H+ OH- अपान हो गया H2O। क्लियर? अब देखो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा KD एक्टिव मास ऑफ दिस इक्वल्स टू H+ और OH-। क्लियर? ये एक नए कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं KW। क्लियर? KW। और अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि जो आपका KW है वो आपका हो गया H+ और OH-। यहां से आपको ये मिल गया KW जो आपका है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर? और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर देखा जाए तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW वुड बी इक्वल्स टू कितना आपका होता है? 10⁻⁻14 होता है। ठीक है ना? KW आपका 10⁻⁻14 होता है। कहां से आया? आप देखो, जो इसको 10⁻⁻14 जो हम लोग ले रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं, लेकिन वहां पर एक्सपेरिमेंट आपको यहां नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि इस पर जो KD होता है, KD वो आपका होता है कितना? वो होता है नियर अबाउट 1.8 इंटू 10⁻⁻16। कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। और जो आपका एक्टिव मास होगा 1 लीटर वाटर का एक्टिव मास, आप समझो पानी की डेंसिटी कितनी होती? 1 ग्राम पर ml, यानी अगर 1 ml है तो उसका वजन कितना होगा? 1 ग्राम। अगर वो 1 लीटर पानी आप लेते हो, 1 लीटर, तो उसका वजन कितना होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। अरे भाई, 1 लीटर पानी का वजन कितना होगा? 1000 ग्राम, क्योंकि 1 ml का वजन 1 ग्राम, तो 1000 ml का वजन कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर पानी का कितना लेके चलूं? 1 लीटर मान लूं, हमने मान लिया कि पानी हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का
केडी इतना होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, निकाली गई है। और इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी का 1 लीटर लेते हो तो इसका एक्टिव मास या मोलरिटी जो आएगी वो आएगा 1000 अपॉन 18 इंटू कितना 1। 1 लीटर लिए हो तो 1000 यहां भी 1000 कहां पर, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 1000 बटे 18 तो ये आपका कितना हो जाएगा, लगभग 55.5 m। इसका मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर का एक्टिव मास कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 55.5 m लगा देना है। कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। इज इट क्लियर? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपको ये मालूम हो गया, आपको ये मालूम हो गया, जरा देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या इतना आता है क्या, क्योंकि यहां पर KW क्या है आपका, KD की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर ये है, आपको H2O का एक्टिव मास 1 लीटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर ये है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो मैंने वहां लिखा है 10 की पावर -14 वो आएगा, करके देखिए, आ जाना चाहिए। देखिए आपने कहा 1.8 इंटू 10 की पावर -16 इंटू 55.5। अब देखो ये जब आप गुणा करोगे इनका दोनों का तो ये नियर अबाउट 100 हो जाएगा। गुणा करके देखो 100 के आसपास आएगा, यानी 2 के लगभग, और ये आपका ये हो गया। तो 100 इनको कितना हो गया ये, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर -14 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का जो आयनाइजेशन है उस पर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओगे, आपको मिलेगा केडी यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर इसके लिए। और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो एक्टिव मास है H2O का, इसको ट्रांसफर इधर करो, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया H+ इंटू OH-। अब इसको मैंने कहा कि जो KD था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के लिए, उसको आपने एक्टिव मास ऑफ H2O से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका एक नए कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज आवर न्यू कांस्टेंट एंड नोन एज क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। और आयनिक प्रोडक्ट क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये इसके आयनों का प्रोडक्ट है। और इसकी वैल्यू मैंने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KW कितना होता है, 10 की पावर -14 होता है। ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर फिक्स है, अगर टेम्परेचर वेरी करोगे तो ये चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 10 की पावर -13 भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर यही होगा KW की वैल्यू। अब उसके बाद मैंने कहा ये KW आया कहां से, तो हमने कहा कि KD जो आप यहां फार्मूले में ले रहे थे, डिसोसिएशन ऑफ वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो जो आप ले रहे थे वो 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से या कंडक्टिविटी मेजरमेंट से इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वाटर आप 1 लीटर लेके चलते हो तो 1 लीटर वाटर का ml कितना होगा 1000 ml, और 1 ml का वाटर का जो डेंसिटी होता है 25 पर वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो 1000 ml अगर है तो आपका उसका वजन हो जाएगा 1000 ग्राम। वाटर का फार्मूला मास 18 होता है, तो मास अपान फार्मूला मास ये मोल बन जाएगा। उसके बाद मैंने कहा 1 लीटर में था, तो मालूम देखो यहाँ 1000 ml किया तो ऊपर भी 1000 ml किया, 1000 क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब 55.5 मोल पर लीटर, ये हमारे H2O की वैल्यू हो गई। अब इसको और इसका मल्टीप्लीकेशन जब हमने किया तो हमें यही वैल्यू मिल रही है, यानी ये प्रूव हो गया कि आयनिक प्रोडक्ट जो वाटर का होता है वो कितना होता है 10 की पावर -14। क्लियर? इस यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि कौन सी वैल्यू कहां पर क्या है। उतार लीजिए इसको, फिर उसके आगे चलें लोग। कर लिया, कोई दिक्कत? बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं इसमें। यानी यहां से डिसोसिएशन ऑफ वाटर से लेकर के आप पूरा ये कर सकते।
चीजों को रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने से फिर भूल जाएंगे कैसे, कहाँ से आया, क्या वैल्यू है इसकी, वो ध्यान रखना आप जो है जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल करते समय फिर फंसोगे। इसके बाद देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। ठीक है ना, पीएच स्केल क्या है और इस पर जो है न्यूमेरिकल हमारे कैसे आएंगे, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। एक चीज और ध्यान दो, यहां पर हो सकता है आप इसको ना जान पा रहे हो। जैसे अगर कहा जाए एसिडिटी ऑफ एसिड, तो ये समझ लेना कि ये क्या इंडिकेट करना चाहता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कहा जाता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो आप ये समझ लेना कि ये कह रहा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, यानी उस एसिड से कितने H+ इजिली रिप्लेस हो सकते हैं, वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो आप ये मत समझना कि एसिड है वो कह रहा बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी आप एसिड कहे तो समझ लेना कि तुम्हारे से वो क्या जानना चाहता है कि वो गिवन एसिड जो है उससे आप कितने H+ क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इजीली। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, अगर कहा गया बेसिसिटी ऑफ बेस, तो आप समझना स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी वो कितना पावरफुल है। और अगर इसने कह दिया एसिडिटी ऑफ बेस, तो समझ लेना कि ये आपका बता रहा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-। क्लियर। जैसे अगर NaOH है और आपसे कह दिया जाए कि NaOH का आप क्या बताओ, एसिडिटी बता दो, तो आप क्या बताओगे, 1। अगर आपका HCl है, पूछा गया कि इसकी बेसिसिटी बता दो, तो भी आप क्या बताओगे, 1, क्योंकि एक H+ क्या हो सकता है, निकल सकता है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। तो ये टर्म अगर कहीं पर मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपसे वो बोल क्या रहा है। ठीक है, नहीं आप सोचो कि है तो एसिड और उसका पूछ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए जो करना चाहते हो। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो पीएच है, पीएच स्केल, ये क्या होता है। ठीक है ना, पीएच स्केल क्या है या पीएच क्या है, तो आप ये बताएंगे पीएच ऑफ एनी मीडियम tells about the H+ concentration of मीडियम, यानी उस मीडियम का H+ कंसंट्रेशन क्या है उसे बताने का काम कौन करेगा, पीएच करेगा। ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन में कितना पावर में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, उसी को इंडिकेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच। अब देखो यहां पर
आपका जो आयनिक प्रोडक्ट था वाटर का, उसे बेस बनाते हुए सोरेनसन महोदय ने एक स्केल बना दिया, जिसे कहा गया पीएच स्केल। यानी आप कह सकते हो सोरेनसन, हो सकता है इनका नाम हो एनसीईआरटी में या ना हो, देख लेना। सोरेनसन गिव पीएच स्केल by taking the dissociation of H2O at 25 degree Celsius as a base। क्लियर? ये इन्होंने बताया। अब इसको बेस बना करके इन्होंने स्केल कैसे बनाया ये समझो तुम। अभी हमने लिखा था क्या, बी नो दैट, क्या लिखा था, जो के डब्ल्यू था हमारा वो आपका H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन था, किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। और के डब्ल्यू की वैल्यू अपने को मालूम है 10 की पावर -14। क्या मिल गया आपका, H प्लस और क्या मिल गया आपको, OH माइनस। इतना हमें मालूम था। सोरेनसन ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन करना चाहा, तो इन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन हम लॉगरिथम से करेंगे या लॉग मेथड से करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप इसका नेगेटिव लॉग लीजिए, यानी एक प्रकार का ऑपरेटर अप्लाई किया इन्होंने। किसका, यानी इस पूरी वैल्यू पर एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और वो ऑपरेटर था -log⁻10। क्लियर? और जब इस पर इन्होंने वो ऑपरेटर अप्लाई किया तो पूरी की पूरी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया, किसी दूसरे उसमें ट्रांसफर हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल होता है, जिसे अगर हम किसी ऑपरेंड पर लगा दें तो ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो किसी दूसरी वैल्यू में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इन्होंने पीएच स्केल बनाने के लिए वाटर के डिसोसिएशन के इक्वेशन से जो ये मिला था के डब्ल्यू, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर इन्होंने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, क्या, -log⁻10। और -log⁻10 जब इस पर अप्लाई किया तो इससे इनको क्या मिल गया, एक पैरामीटर यहां पर मिला। यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गया, दूसरे में ट्रांसफर हो गया। और कैसे करेंगे आप देखिए, पीएच स्केल अभी देखिए सामने आ जाएगा। क्या, टेक नेगेटिव लॉग ऑफ ए, बी गेट। और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये चल रहा है, क्योंकि जो स्केल भी बन रहा हमारा वो कितने पे बन के आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो ये बदल जाएगा, समझे? तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर ही एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारे आयनिक प्रोडक्ट को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। और जब आयनिक प्रोडक्ट बदल जाएगा तो हमारा पीएच वगैरह भी क्या हो जाएगा, पीएच स्केल वो मॉडिफाई हो जाएगी। क्लियर? तो इस पर जब निगेटिव लॉग लेंगे आप तो ये हो गया -log⁻10 पे 10 की पावर -14। और इधर भी आपने लिया क्या, ये देखिए इस पर नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -log⁻10 पे H प्लस एक ब्रैकेट में। और चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था, log A इंटू बी वाले से चलेंगे जब, तो ये हो गया अगेन -log⁻10 पे OH माइनस। अब देखो ये 14 माइनस था, इधर आया माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया 14 log⁻10 पे 10। log⁻10 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। और ये आपका जो -log⁻10 पे H प्लस, यानी ये ऑपरेटर जब आपने इस पर अप्लाई किया तो ये चेंज कर दिया इसको पीएच में। और इस ऑपरेटर को जब इस पर अप्लाई किया तो ये चेंज हो गया किसमें, पीओएच में। इसका मतलब अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें
तो आप समझ सकते हो कि अगर इसको सॉल्व हमने किया तो ये हो गया 14 और ये हो गया पीएच प्लस क्या हो गया, पीओएच हो गया। इसका मतलब वाटर के लिए वाटर का पीएच और वाटर का पीओएच इनको जोड़ोगे तो 14 मिलेगा। इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस पीओएच, और पीओएच अगर तुम्हें निकालना हो वाटर के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, दिस। क्लियर। आप देखो यहां पर समझिएगा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन के क्या होता है, बराबर होता है किसके लिए, फॉर वाटर। तो अगर ये बराबर है तो आपका ये और ये भी बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसका 50 कर दूं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पीएच इक्वल्स टू पीओएच इक्वल्स टू कितना, 7। अब इन्होंने ये बोला कि हमने बेस किसको बनाया, वाटर को, और वाटर को बेस बना करके अब हम पीएच स्केल को डिफाइन कर सकते हैं कि जो पीएच स्केल है वो हमारा रेंज करेगा कहां से, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। अब 1 से 14 तक जब चलोगे तो जहां 7 है वो जो होगा वो न्यूट्रल कंडीशन दिखाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि उसका पीएच और पीओएच दोनों क्या है। अब दूसरी चीज देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया और वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट था वो 10 की पावर माइनस 14 से चेंज होकर के 10 की पावर माइनस 13 हो गया। अब बताइए न्यूट्रलिटी कितने पर आएगी, आधा कर लीजिए यानी 6 पर आ जाएगा। अगर वो आपका 14 से बढ़ के क्या हो जाए, 16 हो जाए, तो अब न्यूट्रलिटी कितने पाएगा, 8 पे आएगा। क्योंकि मैंने ये बोला कि जो आपका 14 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर है, और वो टेम्परेचर कितना है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे डिसोसिएशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो आप देखिए पीएच स्केल यानी वाटर का पीएच और पीओएच दोनों बराबर है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, यानी उस मीडियम में जितना कंसंट्रेशन H प्लस का है उतना ही कंसंट्रेशन क्या है, OH माइनस का। यानी वाटर इक्वली एसिडिक है और इक्वली बेसिक है। मेरी बात समझ में आई आपको, यानी उसका स्ट्रेंथ एसिड और बेस दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम है। आप देखो यहां पर जो स्केल हमारा बनेगा वो देखिए है क्या, यानी आप कह सकते हो जो पीएच स्केल था सोरेनसन ने बनाया था वो कुछ हमारा ऐसे बना सकते हो आप। ठीक, आपका ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे आप बना लीजिएगा, उधर अगर नहीं दिख रहा होगा तो 40। क्लियर। ये जो मिड वैल्यू है ये किसको दिखाएगा, न्यूट्रल को। आप ध्यान समझिएगा, इसका जो भी बना हुआ है OH माइनस को बेस लेके नहीं चला इन्होंने। क्या कहा, जैसे जैसे H प्लस 10 की पावर माइनस 14 की तरफ जा रहा होगा इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा है। ध्यान समझो, 10 की पावर माइनस 14 छोटा है या 10 की पावर माइनस 8, जाहिर सी बात है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका H प्लस बिल्कुल खत्म हो गया। अब सब कुछ क्या हो गया, इसका मतलब पीएच अगर 14 हो गया तो समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। इसका मतलब समझिए, अगर आप इधर चल रहे हो, अगर पीएच इनसे कम हो रहा है, 7 से कम, तो आपका क्या बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है। और अगर आप इधर चल रहे हो, 7 से आगे चल रहे हो, पीएच ये मिल रहा, पीएच नॉट पीओएच, पीएच, तो आपका जो है बेसिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन का
एसिडिटी या बेसिसिटी हम किस टर्म में मेजर कर रहे हैं? इन द टर्म ऑफ पीएच। अगर पीएच छोटा होता चला गया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू में, ध्यान समझिए, 10 की पावर में नहीं, 10 की पावर माइनस में नहीं, क्या एग्जैक्ट 7 से कम हो रहा, 6 हो रहा, 5 हो रहा, 4 होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 हो जाए तो समझ लीजिए उससे ज्यादा पावरफुल एसिड कोई है ही नहीं। अगर वो हमारी त्वचा पर पड़ जाए तो हमारी त्वचा बर्न कर जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। बात समझ गए आप? और अगर पीएच 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया फिर? तो फिर आप बहुत खतरनाक रेंज में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको पीएच स्केल पर सिर्फ पीएच कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यानी H+ कंसंट्रेशन 10 की पावर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बात समझे? और उससे अगर निकालना चाहोगे आप तो आपका POH भी आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएच प्लस POH इक्वल्स टू क्या होता है? 14 होता है। दूसरी चीज देखो, अगर मान लिया जाए कि आपको POH डायरेक्ट निकालना हो, जैसे सपोज हमने ये कहा, इसको बना लिया, समझो, अगर मैंने ये कहा, सपोज करिए क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ NaOH solution whose 1 m is taken at 25 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान से समझो, आपने कितना लिया है? 1 m, या ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज दैट कि हमने ले लिया है 10 की पावर मान लिया जाए, इसमें मैंने लिया है 8 m, सपोज करिए ये आपने लिया है, ठीक। आपको मालूम है कि NaOH क्या है? स्ट्रांग बेस है। इसका डिसोसिएशन वाटर के अंदर क्या होगा? 100% होगा, यानी Na+ होगा और क्या होगा? OH-। आपने कहा कि ये आपने लिया था एट T = 0 पर कितना? 10 की पावर -8 m। उस समय ये क्या होगा? जिस समय ये डिसोसिएट होगा एट T, ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, आपने बोला कि साहब इसका OH- कंसंट्रेशन क्या आ गया? 10 की पावर -8 m। अपने से पूछा क्या गया है? pH पूछा गया है, और कंसंट्रेशन किसका मिल रहा है? OH का। अजीब ना इंसाफी है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? आप ध्यान से समझो, आप ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे? हमने ये कहा कि जैसे आप pH कहते थे, pH = हमें फार्मूला मालूम है कि -log-10 पे H+, ये हमारा pH होता है, लेकिन अपने पास OH- आ रहा है, तो इसका मतलब क्या pH जैसे निकलता था वैसे POH हो सकता है? POH क्या होगा? -log-10 पे OH माइनस हो जाएगा। अब अगर इस पर आप लगाते हो तो -log-10 पे OH- कितना है आपका? 10 की पावर -8 है। इसका मतलब यहां पर ये सॉल्व होके कितनी वैल्यू आएगी? -8 आगे ले लो, log-10 पे 10 की वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगा? = 8। इसका मतलब इसका POH क्या आ गया? 8 आ गया। और आपने ये बोला कि साहब हमको ये POH निकालने के लिए नहीं कह रहा है, मुझे pH कह रहा निकालो। तो इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि साहब pH = pH + POH = 14 था। आपका POH आ चुका है, तो pH + 8 = 14, तो pH = 14 - 8 = 6। इसका मतलब आप समझो, ध्यान से समझो, तो था NaOH स्ट्रांग है, pH इसका 6 आया। इसका मतलब मैंने इसके सॉल्यूशन को क्या बना दिया है? एसिडिक बना दिया। इसका मतलब ये तो एसिडिक हो गया। आपने कहा साहब अजीब नाइंसाफी हो गई इसके साथ, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमने कहा कि जो आपने सॉल्यूशन किया है अकॉर्डिंग टू रूल, वहां आप थोड़ा सा गलत कर गए। जब आपका
कैलकुलेशन से पीएच उसके नेचर को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ लोचा हुआ है। मेरी बात समझिएगा, अगर ये बेस है तो इसका मतलब इसका जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन था इसमें कुछ जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा? वाटर का OH माइनस का कंसंट्रेशन। यानी कितना जुड़ना चाहिए आपका? 10 की पावर -7। इसका मतलब जो हमारा 10 की पावर -8 था, अब उसमें हम क्या करेंगे? 10 की पावर -7 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नाइंसाफी हो गई कि साहब आपने कहा था कि कोई भी बेस होगा तो उसका पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए, और यहां तो पीएच इसका क्या हो गया? 7 से कम हो गया। तो क्या आप इसको एसिड मान लोगे? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोक्सिल आयन जो आपके 10 की पावर -8 थी, इसमें कुछ जुड़ेगा, और वो कौन जुड़ेगा? वाटर के द्वारा मीडियम में जो प्रोड्यूस किया गया है OH माइनस, वो इसमें ऐड होगा, और तब जाकर के आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप हो सकता है सही पैरामीटर पर पहुंच जाएं। तो आइए हम लोग सही कैलकुलेशन करके इसका देखें। इसका मतलब ये जो आ रहा है 6, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? नॉट करेक्ट। ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके बेस पर तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, और जबकि इसको एसिडिक होना नहीं है क्योंकि ये तो बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? जब ऐसा ही किसी एसिड के साथ भी हो सकता है उसका एसिड हो और उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा जा रहा हो, तो आप समझ जाइए कि इसमें वाटर का H+ जुड़ा है। बेस है तो क्या जुड़ा है? OH माइनस का कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है। एसिड है तो क्या जुड़ा है? यस। और अगर एसिड है और 7 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि पीएच हमारा सही रेंज में आए? देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो 10 की पावर -8 m NaOH था, इसको जब आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया तो यहां जो OH माइनस कंसंट्रेशन होगा वो ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें 10 की पावर -7 भी जुड़ेगा। ये कहां से आया? OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H2O। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। अब ध्यान से देखो आप, ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई? जरा ध्यान से देखिए, इसको आप कॉमन अगर ले लेते हो तो 10 की पावर -7 कॉमन किया आपने तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हुई आपको? अब आप क्या करोगे? क्या ध्यान से समझो, ये 10 की पावर -1 है, इसका मतलब ये 0.1 है। बोलो 0.1, और ये 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 10 की पावर -7 इंटू क्या? अब ये आपका रिजल्टिंग कंसंट्रेशन हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इस पर तुम लगाओगे और उसके बाद पीएच प्लस POH का कंसेप्ट लगाओगे, तो आपका जो आएगा पीएच वो 7 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और 7 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? इसको सॉल्व करो फटाफट। क्या मामला आता है? देखो, जनरली जब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो इसका जो पीएच है वो 7 से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यानी पीओएच जो होगा, ध्यान से समझो, पीओएच और पीएच ये दोनों बराबर होता है, न्यूट्रल में 7-7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच 7 से कम हो जाए, सॉरी, पीओएच 7 से कम हो जाए
तो पीएच 7 से क्या हो जाएगा, इसका मतलब अब जब इसका जो पीओएच निकालोगे तुम, तो वो 7 से क्या आएगा, कम आएगा। यानी इस पर जब निगेटिव लॉग लगाओगे, यानी माइनस लॉग बेस 10 पे जब OH माइनस लोगे, तो ये आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूं। माइनस लॉग बेस 10 पे OH माइनस इक्वल्स टू, ये आपका हो गया माइनस लॉग बेस 10 पे क्या, 10 की पावर -7 और प्लस क्या, सॉरी इनटू क्या 1.1। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, चाहे अलग अलग कर लो, चाहे जैसे कर लो, पहले लॉग सॉल्व कर लो, या इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, log a प्लस बी के फार्मूले से सॉल्व करो। तो ये POH क्या आएगा, ध्यान समझो, POH आएगा क्या, लेस देन 7। इस पर आ जाओगे, और जब ये POH लेस देन 7 आ गया, तो आपका pH क्या हो जाएगा, यानी ये भले ही स्लाइटली बेसिक हो, लेकिन होगा जरूर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका मिलेगा। ऐसे ही किसी एसिड में पहुंच जाए अगर, और उसका जो पीएच है H प्लस कंसंट्रेशन मान लीजिए उसका 10 की पावर -8 हो जाए, तो अब उसका पीएच क्या होगा, पीएच 8 हो जाएगा, जबकि नाइंसाफी है। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें भी H प्लस जोड़ दो। फिर हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पीएच उसका डायरेक्ट क्या आएगा, 7 से कम हो जाएगा। यहां POH क्या आया, 7 से कम आया, तो पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलो, अरे और क्या, आप एग्जैक्ट वैल्यू लाओ, मैंने कहा कि कैलकुलेट कर लेना वहां से। आप एग्जैक्ट वैल्यू जब लेके आओगे तो वो तुम्हारा POH आएगा, और आप 14 में से घटा देना तो पीएच आ जाएगा, क्योंकि स्केल पर तो हम लोग पीएच निकाल रहे हैं ना भाई, और कैलकुलेशन में POH आ रहा है, तो POH को 14 में से घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा तुमको, पीएच आएगा। तो POH ग्रेटर लेस देन 7, इसका मतलब पीएच ग्रेटर देन 7, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। कभी भी जब भी आपको वैल्यू दी जाए तो देखो वहां पर क्या दिया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत, आप ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे हम लोगों ने जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था, तो वहां पर मैंने कहा था कि हो सकता है कई एसिड हों, या एसिड हो और बेस भी हो, इनको क्या किया जाता हो, मिक्स कर दिया जाता हो, और मिक्सिंग करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसका मुझे कंसंट्रेशन निकाल दिया जाए। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन आएगा, अगर वो आपका इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिड का आएगा, नेचर एसिडिक हो जाएगा। ऐसा मैं कोई एक न्यूमेरिकल करके देता हूं आपको, तो आप वहां से इसको कोरिलेट कर सकते हो। हालांकि वो मोल का है, लेकिन यहां भी हम लोग उसको करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप पीएच के सवाल करिएगा तो वहां पर आप नॉर्मेलिटी से चलिएगा। अगर मोलरिटी है भी तो उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, वो डायरेक्ट H प्लस या OH माइनस को बताएगा। यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा तुम नॉर्मेलिटी के टर्म में लेके चलना, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सवाल लगाना। अदरवाइज फिर आंसर आपके गलत आने लगेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ही मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक ही रिलेशन है, वो होता है क्या, एन फैक्टर का। और अगर एन फैक्टर का कंसेप्ट आपका भूल गया तो आप फिर गलत कर लोगे सवाल। आप लकी हैं कि एन फैक्टर सबका 1 1 रहे, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो जैसे एक सवाल मैं यहां पर दे रहा हूं, देखो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने ये दिया कि समझो ये आपका था 500 ml 0.1 m HCl प्लस 100 ml 0.1 m H2SO4 प्लस हमने कहा 50 ml
0.1 HNO3 और अगेन मैंने कहा कि 50 ml 0.1 NaOH, इनको हमने मिक्स कर दिया, यानी मिक्स्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। इनको, ये अलग अलग कंटेनर में थे, अलग अलग बोतल में मैंने सबको एक साथ मिक्स कर दिया। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, आपको इसके बारे में क्या क्या बताना है वो यहां मैं लिख रहा हूं। क्या आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है, आपको दूसरा पॉइंट बताना है क्या, नेचर बताना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आपको बताना है इसका पीएच क्या होगा, ठीक, आपको बताना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट, ये भी बताना है आपको। अब देखिए, इसके माध्यम से हमने आपका जो पिछला इतिहास है उसको निकालने की कोशिश किया है कि आप डिफरेंट सॉल्यूशन का जो मिक्सिंग करते हो तो उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं यहां से। जिन बच्चों ने ये टॉपिक यहां से नहीं पढ़ा है वो यहां से समझेंगे, ठीक है। मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं यहां से इसको समझाता हूं। अंश बोर्ड पे आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है।
चला जाए। देखो यहां पर आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, क्या, N1B1 प्लस माइनस, ये आपके जानते हो क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ये क्या होता है, ध्यान समझो, इसको कहते हैं मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। तो सेम सॉल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट जुड़ेंगे और अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट घटेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। N1B1 प्लस माइनस, N2B2 प्लस माइनस, N3B3 प्लस माइनस एंड सो ऑन, जितने भी हों, और फाइनल होगा N मिक्सचर इनटू बी मिक्सचर। ये फार्मूला होता है। और जो बी मिक्सचर है ये हमारा होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? तो ये फार्मूला देखो बिल्कुल क्लियर है, यहां से कुछ करना ही नहीं है तुमको। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो आपका ये है M, यहां कह रहा है N, अजीब ना इंसाफी है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म है इसको नॉर्मलिटी में ले जाएंगे। तो नॉर्मलिटी में ले जाने के लिए सीधा सा फैक्टर होता है कि आप समझना, N इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू N फैक्टर। किसी भी एसिड का N फैक्टर क्या है, उसके अंदर पड़े हुए H प्लस का नंबर। किसी भी बेस का N फैक्टर क्या होगा, उसके अंदर पड़े हुए OH माइनस। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसको तुम नॉर्मलिटी पे ट्रांसफर करते हो तो क्या तुम्हारा ये 0.1 N ही होगा? कैसे? क्योंकि यहां पर H प्लस कितने हैं, एक ही तो है। तो अगर 0.1 को आप 1 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या बिगड़ जाएगा? इसको जरा देखो ध्यान से आप, अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 था, H2SO4 में 2 आएंगे, 2 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट बराबर 2 इक्विवेलेंट। तो यहां पर 0.1 M इक्वल टू क्या, यानी 2 टाइम्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.2 N। हमने ट्रांसफर कर दिया। इनकी बात करो तुम, इनमें H प्लस कितना है बोलो, तो भैया ये 0.1 N ही रहेगा। इनकी तुम बात करो, इसमें OH कितने हैं, तो ये भी कितना रहेगा, 0.1 N रहेगा। अब बताओ किसी कोई टेंशन आ रहा है क्या, कोई टेंशन आया क्या? अब अपने फार्मूले पर तुम चले जाओ, जो जो तुम्हें पूछा है सब निकल आएगा। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। देखिए आपने कहा HCl और H2SO4, बताओ दोनों एसिड हैं क्या? दोनों के द्वारा जो भी इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे वो सब जुड़ जाएंगे, यानी ये जुड़ेंगे, सेम नेचर के हैं, तो इनके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। तो चलिए हमने इसको मान लिया N1 पहला एसिड, और इसका वॉल्यूम हो गया 500। तो मैंने कहा कि 0.1 इंटू क्या करोगे आप, 500। अब बताओ माइनस करूं कि प्लस करूं, इसके लिए प्लस, क्यों, क्योंकि सेम नेचर। क्या करेंगे आप, 0.2 इंटू क्या करेंगे, 100। अब बताओ क्या किया जाए इसके लिए, ये भी प्लस ही होगा, 0.1 इंटू 5 50 हो गया। अब बताओ क्या किया जाए, माइनस या प्लस, क्यों भैया अपोजिट है, क्या करोगे इनका, 0.1 इंटू इक्वल्स टू, मुझे क्या निकालना है, N मिक्सचर। क्लियर, N मिक्सचर, और इंटू क्या लिखूंगा, B मिक्सचर। B मिक्सचर कैसे, ऐड कर लो, 500 प्लस 100 600, और प्लस 650 प्लस 50 700, यानी यहां हो गया 700। अब जरा N मिक्सचर निकाल नहीं पाओगे इसका, N मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 50, क्यों, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 50 नहीं 0.5। अब इसको देखो 0.1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 0.5। तो ये चीज और ये चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी। यहां से बचा क्या, ये आपका 50, और इसको 0.2 से आपने मल्टीप्लाई किया, पहले 200 बना लो इसको, और 200 को एक दशमलव लगा दो, यानी 20 ये आया, और ये कितना आया,
तो 50 और 20 कितना हो गया, ये 70 हो गया ना इधर वाला। और 70 को किससे डिवीजन कर दो आप, बोलो कैसे किया, क्योंकि एन मिक्सचर तुम्हें चाहिए ना। तो एन मिक्सचर इतने को जब आप 7 से डिवीजन करोगे तभी तो आएगा। और इनको मैंने सॉल्व किया तो ये 70 मिला, तो 70 बाई क्या 700। तो ये आपका क्या हो गया कैंसिल, 1 बाई कितना आया, ये 10 आ गया। इसका मतलब 0.1n। आप जरा ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा एन मिक्सचर आ गया। अब ये एन मिक्सचर जो आया है, ये चीज तो तुम्हें कैलकुलेट हो गया कि पहला आंसर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन रिजल्टेंट करेगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो अपने पास 0.1n हो गया। अब मुझे कौन सा आंसर और चाहिए, इसका नेचर कैसा होगा। तो हमने कहा ये देखो किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थी, तो मिली इक्विवेलेंट किसके ज्यादा थे, आपके एसिड के, इसीलिए बेस क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ गए आप। तो इसका मतलब यहां पर अब इसका जो सॉल्यूशन बना, इसका दूसरा, पहला आंसर ये आ गया, पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर तुम्हारा आ गया नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थी। अब उसके बाद तीसरा आंसर इसने कहा पीएच। हम जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन एसिड है तो उसमें H+ जो कंसंट्रेशन है वो H+ का होगा। तो यहां पर पीएच पाने के लिए हमको क्या चाहिए, -log-10 पे H+। हम H+ कहां से लाएंगे, आपका जो H+ है यहां पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, वो 0.1 का मतलब क्या, 10⁻⁻1 ये है। तो अब अगर आप इस पर पीएच निकालना चाहते हो तो -log-10 पे जब करोगे तो क्या पीएच नहीं मिल जाएगा। पीएच कितना आ गया इसका, आपके पास पीएच निकल के आया कि भैया देखो -log-10 पे 10⁻⁻1 इक्वल टू पीएच। इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो ये 1log-10 पे 10 यानी पीएच, तो पीएच इक्वल टू व्हाट, 1, यानी बिल्कुल पावरफुल सॉल्यूशन बनने वाला है। लेकिन अभी एक सवाल इसमें हमारा और बचा हुआ है। इसने कहा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट साल्ट के कितने आएंगे। तो आप ध्यान से समझो, जो आपका ये था बेसवा, यही तो कन्वर्ट हुआ है साल्ट में, यानी इसके मिली इक्विवेलेंट कितने थे, 5 मिली इक्विवेलेंट थे। तो आपका जो साल्ट होगा वो 5 मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट के बराबर। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह में आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक मिनट बच्चों।
सर माइक तो ऑन कर दीजिए। नॉर्मेलिटी जो होती है वो नंबर आप ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या करते हो आप, वॉल्यूम इन लीटर में लेते हो ना। ध्यान से समझिएगा, अभी घबराइएगा नहीं, अभी आएगा। आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन एमएल। समझिएगा पहले, इनटू, ठीक है, इतना जानते हो। अब हम अगर ये कर दें कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखो ये क्या है, यही तो आपका मिली इक्विवेलेंट है। अरे बोलो भाई, अब भाई नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम में तो कर रहे हो, तो इसका मतलब कितना कितना मिली इक्विवेलेंट गया है, एसिड बेस के बराबर ही तो गया है। तो कितना गया, 5 ही तो गया। तो इसका मतलब ये वाला मिली इक्विवेलेंट कितना है, यहां पर हमने कहा कि हमारा 5 मिली इक्विवेलेंट, हमारा जो 5 मिली इक्विवेलेंट है वो साल्ट में गया है। तो साल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 हिट कर रहे हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट अपान क्या, 1000। इसका मतलब क्या आंसर आया आपका, ये। अब बात मेरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको। देखिए हम मिली इक्विवेलेंट को कहां से कहां तक लेके गए। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई सा भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा जो पहाड़ होगा। जरूरत किस बात की है कि आप ढंग से समझते हो या ढंग से समझते नहीं हो। और जो साल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट है वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं हुआ, वो बाहर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए तो माइनस हुआ वो। तो आपको इस तरह के सवाल से मैंने एक तीर से कई निशाने आपको लेना सिखाया कि जब भी आप जो है पीएच के सवाल करना तो आप हमेशा सॉल्यूशन की क्या लेके चलना, आप नॉर्मेलिटी लेके चलना, क्योंकि नॉर्मेलिटी डायरेक्ट H प्लस या डायरेक्ट OH माइनस को बताती है, नहीं तो फंस जाओगी। और मोलरिटी डायरेक्ट आपका H प्लस कब होगा, जब सबका n फैक्टर 1 हो। लेकिन आपको फंसाने के लिए सबका n फैक्टर 1 वो देगा ही नहीं, तो आप फंस सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करके तब सवाल करना आप। तो ये बताओ, कोई भी स्ट्रांग एसिड कोई भी स्ट्रांग बेस होगा तो क्या हम उसके सॉल्यूशन का पीएच अब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, क्यों भाई, कोई दिक्कत। अब कभी कभी ये सवाल दिया जाता है कि कोई सॉल्यूशन है और उसको मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो जब डाइल्यूट कर देंगे तो पीएच आपका कितने टाइम्स चेंज हो गया या रिजल्टिंग पीएच क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करते हैं, डाइल्यूट कैसे करते हैं, पानी को बढ़ा करके। जैसे अभी मैं एक सवाल आपको बोल दूं, लिखिए आप, इफ 0.1 n 250 ml 250 ml HCl ठीक है ना, इज इट डाइल्यूटेड बाई एडिंग द 250 ml वाटर, यानी 250 ml पानी मिला दिया इसमें, ठीक है। फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे, कैलकुलेट
द फाइनल pH ऑफ सॉल्यूशन and also find how many times it changed from initial pH. आप जरा इसको करके देखो आप क्या स्थिति बनेगी। कितना आया, आइए देख लेते हैं, मैच करिए अपने अपने आंसर को। क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया है उसको भी देखें। देखिए आपका सॉल्यूशन क्या था, जरा ध्यान से देखो। आपका सॉल्यूशन ये था, आप पेन जरूर चलाया करिए, नहीं सवाल गलत होगा। इसका वॉल्यूम कितना था, 250 ml। कंसंट्रेशन क्या था, 0.1 N। क्या था ये, हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट मतलब हल्का किया, क्या मिला करके, वाटर। कितना वाटर ऐड किया है, 250 ml। अब आपका ये आ गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, इसका बी मिक्सचर बी फाइनल क्या होगा, 500 ml। हमने कहा एन फाइनल क्या होगा, आपको नहीं मालूम। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, N1 B1 इक्वल टू, देखो दोनों बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी इनिशियल मिल इक्विवेलेंट बराबर फाइनल मिल इक्विवेलेंट। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप N1 B1 इक्वल टू N2 B2 लगा दो। आप मिल इक्विवेलेंट तो बराबर होनी चाहिए, पहले और बाद में मालूम चेंज होगा तो उसी आपसे नॉर्मलिटी जो है चेंज हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि N1 B1 तो तुम्हें मालूम है, कितना मालूम है, 0.1 इंटू 250। एनी टेंशन, आपने कहा N2 नहीं मालूम, B2 तो मालूम है तुमको, तो भैया N2 नहीं आएगा क्या, 0.1 इंटू 250 बाया 500, ये आपका 2 हो गया। इसका मतलब 0.05 N, 0.05 N मिल गया आपको, मिल गई नॉर्मलिटी। क्या हमारा पीएच आ जाएगा अब फाइनल, इनिशियल पीएच कितना रहा होगा बोलो, यानी पीएच पहले 1 था, भाई इसी का निगेटिव लाग ले लेंगे आप, बात समझे आप। तो यहां पर देखो इनिशियल पीएच की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.1 को रख दीजिए H प्लस, ठीक है, और इसको फट से क्या कर लीजिए, आप निकाल लीजिए। नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इसका मतलब
अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे यहां पर 1000, अरे रुको यार, 0.1 HCl था, यही बोतलवा मां से 250 ला के यहां रखे हैं, और फिर मैंने कहा यहीं से 250 और ला के रख दियो, तो 0.1 से ये 0.2N हो जाएगा क्या? तब कंसंट्रेशन क्या होता है, आपने एक बार कंसंट्रेशन फिक्स हो गया कि बार बार उसका और हो जाएगा। जैसे दारू की बोतल है, आप एक पैक निकाले तो आपने कहा इसकी स्ट्रेंथ ये है, और वही बोतलवा में से एक पैक निकाल के और मिला दो तो स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। बोलो आपका कंसंट्रेशन क्या है? इसीलिए आप कह सकते थे कि साहब यहां से हम लोग डायरेक्ट क्यों निकाले, इसका क्यों नहीं मतलब लेके चले, क्योंकि ये डायरेक्ट H+ है आपका। आप देखो इनिशियल पीएच क्या हो जाएगा आपका, इस पर जब नेगेटिव लाग लगाओगे तो आपका 1 हो जाएगा। अभी मैंने कहा फाइनल पीएच क्या लाओगे तुम, फाइनल पीएच क्या बनेगा? हमने कहा ये ले लो, यानी 5 × 10 की पावर, यानी 5 × 10 की पावर -2, ये आपका आया क्या है, फाइनल पीएच कैलकुलेट करना है, और आपको H+ ये मिला है। इस पर नेगेटिव लाग ले लो, नेगेटिव लाग जब लोगे तो ये आपका लॉग पहले सॉल्व कर लो, log 5 और प्लस, अरे वो माइनस आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 2 log 10। अभी देखो इसके बाहर एक बार माइनस हम लोग करेंगे, पहले हम log सिंपली सॉल्व कर लें। तो log 5 की वैल्यू कितनी है, याद होना चाहिए 10 तक, आप 0.699, आगे बस छोड़ो 0.69 खत्म, उसके आगे मत जाइए, और माइनस क्या हो जाएगा ये 2, नियर अबाउट में आपको आंसर मिलेगा। कितना आया अंदर, -1 ये आया, राउंड में ले लो, माइनस माइनस क्या हो गया, यानी पीएच कितना लिखोगे इसका 1.3 हो गया, यानी पीएच आपका 1.3 हो गया। क्लियर? पहले क्या था 1 से 1.3 हो गया। कितने टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स हुआ 1.3 टाइम्स। अरे भाई सीधा सीधा देखो, पीएच 1 था, अब बाद में 1.3 हो गया, तो इसका कितना टाइम्स, इसको कितने से गुणा करें कि 1.3 आ जाए, टाइम को मतलब समझो, एक का कितने से गुणा करें कि 1.3 हो जाए, बस इसका मतलब पीएच कितना चेंज हुआ 1.3 टाइम्स। कोई डाउट है क्या? तो पीएच से रिलेटेड अगर आपका स्ट्रांग एसिड है तो क्या आप भटकोगे नहीं, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस में आप डायरेक्ट इस प्रकार से पीएच वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे किस पर, हमारा सबसे ज्यादा समस्या कहां आएगी, हमारे वीक एसिड के लिए आएगी, जहां पर आयनिक इक्विलिब्रिया स्टेब्लिश कर रही है। आयनिक इक्विलिब्रिया तो यहां भी आती है, लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रांग है तो अबाउट टू फिनिश माना जाता है, यानी रिएक्टेंट क्या माना जाता है कि खत्म है, फिनिश है। लेकिन अगर आपका वीक एसिड वीक बेस है तो वहां पर वो फिनिश नहीं होगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलिए 2 मिनट में अभी खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म करें, दांत मत चियारो, खत्म करना है, कोर्स नहीं रह जाएगा। और जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, वो जो पहले से पढ़ चुके हैं इनका बोले मौका नहीं देगा, हाँ सर आप पढ़िए, क्योंकि इनका क्या है, ये पढ़े हैं। ये अलग बात है अटको सवाल नहीं कह पाते, ये अलग बात है कि पहली बार सवाल बोला जाता है तो कर नहीं पाते हैं, आता आता कुछ नहीं, लेकिन कहेंगे जरूर कि बस सर। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हम पढ़े हैं, जबकि पढ़े बड़े कुछ नहीं है, क्या है, सब जीरो पे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इनकी बात करते हैं। ध्यान से समझो, वीक एसिड को हम लोग यहां पर HA से लेंगे, ये वीक एसिड हमने माना सिंबल इसका, और वीक बेस को हम लोग क्या लेके चलते हैं, क्या मान लें, HF। बेस के साथ OH,
एसिड के साथ एच। कितना बढ़िया एनसीईआरटी ने सेट किया, देखो एनसीईआरटी का गुणगान करिए, देखिए एसिड के साथ एच को सेट किया है, एसिड का ए ले लिया तो उसके साथ एच। आपसे पूछ लिया कि ये सिंबल क्यों दिया गया, बेस बी तो उसके साथ OH होता है, यानी बी के लिए इन्होंने ये लगा दिया कि साहब ये होता है। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका डिसोसिएशन लिखता हूं तो मैंने कहा कि पहला मैं लेता हूं HA का डिसोसिएशन। तो HA का डिसोसिएशन जब लेंगे आप तो आपने कहा साहब इक्विलिब्रियम आएगी। आपने कहा साहब इक्विलिब्रियम आएगी तो सब कुछ वही चलेगा जो आपने लिखा था। तो मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। हमने कहा एट T = 0 पर, इसका मैंने कहा कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने C0 लिया, उस समय ये क्या रहा होगा 0 0। अब मैंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम, अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि DOD मैंने कहा था या DOI अल्फा, तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट होगा अल्फा, तो C0 से कितना हटेगा बोलो, तो ये क्या बनेगा 1 से 1, तो C0 अल्फा से क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, बढ़िया कंसेप्ट। V से क्या किया, डिवीजन मार दिया। अब क्या करो, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या मिलेगा, एसिड है तो Ka मिलेगा, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये लिया। क्या लिखोगे H प्लस A माइनस बाया क्या HA, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा Ka, H प्लस क्या लिखे हो C0 अल्फा बाई बी, बोलो C0 अल्फा बाई बी का स्क्वायर कर दूं तो कि दोनों बराबर बराबर है, अपान क्या कर दूं बोलो C0 माइनस C0 अल्फा अपान क्या बी से इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो K = क्या आया C0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान C0 कॉमन बना लो, C0 कॉमन बनाया तो 1 माइनस अल्फा इंटू क्या C0 से गया। देखो अब आप क्या लिखोगे, डेरिवेशन देखिए कितना आसानी से हो रहा है। आपने क्या लिखा K = क्या C0 इंटू C0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट टाइम T = 0, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का, अपान क्या लिखा जाए, और कुछ बचा नहीं है 1 माइनस अल्फा इंटू, हमने कहा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% या 5 से कम हो, अल्फा ए क्लियर, तो 1 माइनस अल्फा = 1, डिनोमिनेटर वाले से हटा दिया, तो K की वैल्यू क्या होगी, आया, उतारो यहां तक। अब देखो खत्म होता है, कुछ है थोड़ी यहां। जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, इतना भयानक टॉपिक, तो यहां सब क्या रखा है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं क्या कि AK सिंह की जुबान और AK सिंह के मार्कर पर कभी शक नहीं किया करती। चीते की चाल, बाज की निगाह और AK सर के मार्कर पर कभी शक नहीं किया करते। क्यों, कभी भी मात दे सकती है। सैल्बस माने कुछ नहीं। उमंग भाई समझ में आ रहा है। देखिए मैं कुछ कर रहा हूं क्या, मैं सीधा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझो तुम, यहां पर क्या मैं यहां से कुछ और प्यारी प्यारी बातें कर सकता हूं, कर लिया जाए। आइए देखते हैं क्या होगा। आप Ka इंटू बी कर दो, बी क्या है बताओ, मालूम है
मालूम, इक्विलिब्रियम पर क्या मालूम है वो आपको बता रहा है इसमें। और ये क्या हो जाएगा बताओ? तो भैया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ऐसा कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? ठीक, इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई रूट ही तो है, तो 1/2 में आ गया। अब इतना जब आप कर लिए तो बताओ कि H प्लस कंसंट्रेशन यहां से जो आया वो सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा आपका? C0 अल्फा बाई, और अगर एसिड वीक है, अगर एसिड वीक है तो उसका H प्लस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या लिया जाएगा? यही तो लोगे इक्विलिब्रियम वाला। कौन सा? C0 अल्फा बाई, C0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्वल टू 0 पर। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। और वी क्या है? इक्विलिब्रियम पर क्या मालूम है। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो H प्लस कंसंट्रेशन, और H प्लस कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेके क्या ले सकते हो आप? पीएच ले सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों भाई, कोई दिक्कत आई क्या? तो अभी देखिए के भी निकल आएगा, के भी खत्म। मैंने कहा था ना कि 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। चलिए, अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 कब? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से कम हो तभी, अदरवाइज नहीं। अब आप यहां से अल्फा वगैरह सब आ गया है, कुछ भी कैलकुलेशन वो करा सकता है तुमसे। दूसरा देखो, नंबर 2, हमने कहा बेबी को बेस पसंद है, ये लीजिए। हमने कहा टी इक्वल टू 0 पर क्या लिया? C0। अगेन क्या हो गया? हमने कहा एट इक्विलिब्रियम C0 में से क्या हटेगा? C0 अल्फा। क्या वही सब कुछ चल रहा है क्या? क्या वही चल रहा है? कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा है। आपका KB क्या हो जाएगा? C0 अल्फा का बाई बी का स्क्वायर बाया क्या? C0 माइनस C0 अल्फा बाई बी, बी से बी काटो तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा? C0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C0 1 माइनस अल्फा इंटू बी। दिस कैंसिल, क्या मिला? KB इक्वल टू व्हाट? क्या मिलेगा बोलो? तो KB इंटू बी क्या होगा? आपको अल्फा निकालना हो तो क्या करोगे? क्लियर? ये निकल आया, ये निकल आया, कुछ भी निकल आया। ठीक, अब अगर इसको अल्फा को ऐसे लिख दिया जाए 1/2 1/2 C0 1/2, तो कोई आफत? इस सॉल्यूशन का OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? C0 अल्फा बाई बी। कुछ भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर सकता है। और ये जो आपने देखा वीक एसिड और वीक बेस के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपने लगाया, ये होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यहां नोट करके लिख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन applied for weak acid and weak base is also taken as Ostwald dilution law। ठीक, और इस लॉ पर यह माना गया है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
weak acid or weak base also can behaves as strong acid or strong base इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये फिनिश हो जाएगा, BOH जो होता है वो खत्म हो जाएगा, यानी 100% कन्वर्ट। क्लियर? आगे भी चले। अब नए लोग बताएं। हाँ, पहुंचा दें सॉल्वेबिलिटी इक्विलिब्रियम पर। टाइम बच गया 11। हमारा कंसेप्ट था कि 11 बजे तक छोड़ेंगे आपको। देखिए लगातार फोन पे फोन चल रहे हैं। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे के केबी केडब्ल्यू में क्या रिलेशन है, इसको निकालेंगे। वैसे तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाएगा क्या, पॉली बेसिक पॉली एसिडिक सॉल्यूशन का, उसको देख लेंगे। बस सॉल्वेबिलिटी इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। यानी कल की क्लास में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, तैयार रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, खुद को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं, अपने को बचाएं। कोरोना का डबल म्यूटेशन आ चुका है, नया वेरिएंट, इसलिए बचे रहे। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चलिए, ओके, थैंक्स। थैंक यू सर।